अगर इतना आर्थिक संकट था तो देश वालों को इतने दिन तक क्यों नहीं बताया गया? ये सरकार हेडलाइन मैनेजमेंट से या नैरेटिव बना करके जो अपना काम चला रही है या टाइम पास कर रही है, तो पहले नहीं बताया, अब बताया, और उनको अब लग रहा है कि बताने की स्थिति आ गई है या बताना जरूरी हो गया, तो उन्होंने अब बता दिया। और दूसरा, बताने से जो नैरेटिव बनेगा वो ये कि बाकी चीजों पे चर्चा नहीं होगी, इसी पे चर्चा होगी। जब 80 करोड़ लोग मुफ्त के राशन पे जी रहे हैं तो वो क्या सोना खरीदेंगे और क्या बचत करेंगे? जो नैरेटिव है कि मुख्य मुद्दे से घूम जाइए। और मुख्य न्यायाधीश ने जब बता दिया कि आरटीआई, यूट्यूबर, सरकार से सवाल उठाना कॉकरोच होना है, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार चाहती क्या है कि आप चुप रहिए, कि अगर आप सवाल करोगे तो सीबीआई इंक्वायरी होगी। और सीबीआई इंक्वायरी कैसे होती है हम जानते हैं, केजरीवाल ने बता दिया। तो ये विदेश यात्रा बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे देश में आर्थिक संकट है, इस यात्रा से हमारा सारा संकट दूर हो जाएगा। प्रधानमंत्री यही बता रहे हैं हमारे देश को। सर, हमसे जब वो बचाने की अपेक्षा कर रहे हैं तो ये बताएं ना कि हम कमा कहाँ रहे थे जो हम बचाएं, और जब हम कमा ही नहीं रहे तो बचाएं क्या? 80 करोड़ जनता को आप मुफ्त राशन दे रहे हैं तो बचाना किसको है? वो बीजेपी नहीं जीत रही, चुनाव आयोग जीत रहा है, या बीजेपी को जिताया जा रहा है। जैसा ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया। अगर हिंदुओं के लिए ही हित की बात है तो जो बच्चों का नीट का पेपर हुआ, अभी एक बच्चे ने सुसाइड भी कर लिया, उसकी भी कोई जवाबदेही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। देश अभी 5 राज्यों के चुनाव से निकला है और भाजपा जीत गई है। और जो युद्ध हो रहा था वो 28 फरवरी से हो रहा था, लेकिन हमने देखा कि संसद में खड़े होकर मंत्री ने भी कहा कि कोई कमी नहीं है, किसी की किल्लत नहीं है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, प्रधानमंत्री देश को बचत मंत्र बताते हैं। ये बचत मंत्र क्या है, आइए इसको समझते हैं और इससे किसका फायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि अगर इतना आर्थिक संकट था तो देश वालों को इतने दिन तक क्यों नहीं बताया गया? ये एक सवाल है जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया को पूछना चाहिए था, लेकिन मीडिया जनता को बता रहा है कि किस तरह से आप बचत कर सकते हैं और मोदी जी ने जो कहा है उसको किस तरह से आप साकार कर सकते हैं। जो प्रधानमंत्री ने कहा है उसको सब लोग मानेंगे, लेकिन ये स्थिति क्यों आई, इसको आइए समझते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी संजय कुमार सिंह हैं। संजय जी, ये जो प्रधानमंत्री ने बचत मंत्र बताया है, इसको किस तरह से एक आम आदमी जो मेहनत करता है, वैसी बेरोजगारी, महंगाई की मार झेल रहा है और उसे उम्मीद थी कि एक मजबूत सरकार को उसने चुना है और फिर इस स्थिति में आ जाता है? इसमें दो चीजें हैं। एक तो कि सरकार ने ये स्वीकार कर लिया कि आर्थिक संकट है, और दूसरा ये कि जो ये सरकार हेडलाइन मैनेजमेंट से या नैरेटिव बना करके जो अपना काम चला रही है या टाइम पास कर रही है, वो उस लाइन पे ये एक नैरेटिव बनाने का ये खेल है। और जाहिर है इस बार प्रधानमंत्री के लेवल पे हुआ है, या प्रधानमंत्री ने ऐसा करने की जरूरत महसूस की या खुद ऐसा किया है। लेकिन इसमें नैरेटिव बनाने से के अलावा कुछ नहीं है। नैरेटिव ये बनाना है कि आर्थिक संकट है। जैसा आपने कहा कि पहले क्यों नहीं बताया, तो पहले नहीं बताया, अब बताया, और उनको अब लग रहा है कि बताने की स्थिति आ गई है या बताना जरूरी हो गया, तो उन्होंने अब बता दिया। और दूसरा, बताने से जो नैरेटिव बनेगा वो ये कि बाकी चीजों पे चर्चा नहीं होगी, इसी पे चर्चा होगी। और जाहिर है बचत वचत किसको क्या करना है, हो तो बचत करे और खर्च हो तो बचत करे। जब 80 करोड़ लोग मुफ्त के राशन पे जी रहे हैं तो वो क्या सोना खरीदेंगे और क्या बचत करेंगे? तो उसमें बचत का कोई मतलब नहीं है। और जैसा ड्रामा चल रहा है कि मंत्री जी कह रहे हैं कि हम मेट्रो में जा रहे हैं और उसमें आम आदमी है ही नहीं, सिर्फ वो और उनके सुरक्षा कर्मी, तो इस तरह के काम होंगे और यही होते रहेंगे, यही खबर छपती रहेगी। जैसा आपने कहा, मेन लाइन मीडिया का काम जो है वो अपना काम कर नहीं रहा है, और वो ये छापेगा या दिखाएगा कि प्रधानमंत्री ने कहा है और वो बहुत सही बात है, बहुत जरूरी है, बहुत सामान्य है। जैसे बीच में एक दिन ये भी खबर चली कि इंदिरा गांधी ने कहा था एक अखबार का फर्जी पन्ना दिखाएगा, वगैरह वगैरह। तो ये इनका काम है, ये पास टाइम है, इसी से समय कट रहा है और समय काटा जा रहा है। मैं उससे ज्यादा इसको नहीं देखता, और हम लोगों को इसको वैसे ही देखना चाहिए कि ये समय काटने के लिए है। और हम इस पे चर्चा करेंगे तो बाकी जाहिर है दूसरे मुद्दों पे चर्चा नहीं कर पाएंगे। जैसे मुख्य न्यायाधीश ने कह दिया कि जो नौकरी मांग रहा है या यूट्यूब वीडियो बनाकर या आरटीआई एक्टिविस्ट हो गया, वो कॉकरोच है। माने चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि अगर आप आरटीआई एक्टिविस्ट हो जाएंगे या सरकार से सवाल करेंगे, मोटा मोटी उनके मतलब यही है, तो हम आपकी डिग्री की जांच सीबीआई से करवाएंगे।
वो चेतावनी है। तो सीबीआई की डिग्री से जांच करवाने की जरूरत सिर्फ उनकी है जो आरटीआई में जाएंगे या सरकार से सवाल करेंगे। डिग्री तो सबकी सही होनी चाहिए, फर्जी होनी ही नहीं चाहिए, या किसी की भी क्यों हो, वगैरह वगैरह तमाम सारी बातें हैं। लेकिन हम जानते हैं डिग्री की कहानी कि आम आदमी पार्टी के एक नेता की डिग्री फर्जी होने का शक था, तो उनके साथ क्या व्यवहार किया गया, दिल्ली पुलिस ने क्या किया, और प्रधानमंत्री की डिग्री के मामले में दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, सीबीआई क्या कर रही है। तो जो नैरेटिव है कि मुख्य मुद्दे से घूम जाइए, और मुख्य न्यायाधीश ने जब बता दिया कि आरटीआई, यूट्यूबर, सरकार से सवाल उठाना कॉकरोच होना है, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार चाहती क्या है कि आप चुप रहिए। और मुख्य न्यायाधीश को जाहिर है ये सब करने की जरूरत नहीं थी, ये सब उनका काम नहीं है, और ये करता वही है जिसको पॉलिटिक्स में आना होता है या पॉलिटिक्स में होता है। तो मुख्य न्यायाधीश को ये सब करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो कर रहे हैं, तो इसलिए कि हम उसकी चर्चा ना करें और उन्होंने जो बात की है उसकी चर्चा करें। जबकि हमें चर्चा ये करनी चाहिए कि मुख्य न्यायाधीश ऐसा क्यों कर रहे हैं या उनको क्यों करना पड़ रहा है। तो पूरा मामला ये है कि सरकार जो चाहती है वो कन्वे कर दिया, डरा दिया कि अगर आप सवाल करोगे तो सीबीआई इंक्वायरी होगी, और सीबीआई इंक्वायरी कैसे होती है हम जानते हैं, केजरीवाल ने बता दिया। तो उस केजरीवाल ने जो बताया है उसमें चीफ जस्टिस कुछ नहीं कह रहे हैं, या सीबीआई के बारे में जो खुल के आया है उसका क्लैरिफिकेशन नहीं है, या उसकी चिंता नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि अगर आप सरकार से सवाल करोगे तो हम आपकी डिग्री की इंक्वायरी करेंगे, और ये चीफ जस्टिस के लेवल पे कहा जा रहा है। जबकि चीफ जस्टिस की भूमिका क्या है कि सरकार अगर नागरिकों के साथ अन्याय करे, ज्यादती करे, तो जनता चीफ जस्टिस के पास जाए। यहाँ चीफ जस्टिस ही कह रहे हैं कि तुम सरकार से सवाल पूछोगे तो हम तुम्हारी इंक्वायरी करवा देंगे। और उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन उनके कहने का मतलब है कि वही सीबीआई जिसने अरविंद केजरीवाल की ऐसी तैसी कर दी है, और अरविंद केजरीवाल सब कर सकते थे, जो जो कर सकते थे सब कर दिया, तब तो उनकी दाल नहीं गल रही है, उनकी पूछ नहीं है, उन पर अवमानना की मामला शुरू हो गया, तो तुम्हारी क्या औकात है। तो ये चीफ जस्टिस कर रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो ये है, या इसलिए है कि हम चीफ जस्टिस के बारे में बात नहीं करें, या चीफ जस्टिस के जरिए सरकार जो करना चाह रही है, चीफ जस्टिस तो एक है उसमें, बाकी बहुत सारे प्रयास हैं, बहुत सारी कोशिशें हैं। तो मुख्य मुद्दा ये है कि सरकार जो करना चाह रही है उसकी चर्चा ना हो, या हम उसकी बात नहीं करें, और अगर वो चेतावनी है तो वो चेतावनी के रूप में ही देखा समझा जाए और लोगों पर उसका असर हो या प्रभावी। सर, हम ये भी समझना चाहेंगे, देश ये देख रहा है कि पहले बचत मंत्र प्रधानमंत्री जी ने बताए, फिर उसके बाद हमने देखा जहां जहां बीजेपी राज्य है वो मंत्री सब मेट्रो में जाने लगे, कुछ साइकिल में आने लगे, वीडियो वायरल होने लगे, और इसी बीच प्रधानमंत्री विदेश यात्रा में चले जाते हैं, यूएई जाते हैं, और फिर अब बाहर। तो ये विदेश यात्रा बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे देश में आर्थिक संकट है, इस यात्रा से हमारा सारा संकट दूर हो जाएगा। प्रधानमंत्री यही बता रहे हैं हमारे देश को। सर नहीं, ये उनकी कथनी करनी का अंतर है, और ये शुरू से चला आ रहा है कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो सही करते हैं, या कहते हैं वो सही होता है, और उनके कहे या किए में कोई गलती नहीं होती है, वो कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। और तमाम लोग तमाम तर्कों से, कुतर्कों से उसको सही साबित करने लगेंगे, लोग कर रहे हैं। तो वो तो मतलब मुझे लगता है कि सवाल भी नहीं है कि प्रधानमंत्री क्यों गए। वो जैसा कह रहे हैं कि मेन लाइन मीडिया में तो उसकी चर्चा ही नहीं है, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, और जिससे कोई बॉदर्ड नहीं है। तो ये तो दिखाई दे रहा है। तो प्रधानमंत्री को जो करना था वो उन्होंने कर दिया, और हमारे लिए या मीडिया के लिए चर्चा का एक विषय छोड़ गए। हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, इस पे चर्चा नहीं करेंगे कि उनको विदेश जाने की जरूरत थी या नहीं थी। जाहिर है नहीं थी, बहुत सारी जरूरतें, बहुत सारे, अब जब पैसे ही नहीं है, जब पैसा ही बचाना है, तो जाहिर है पैसा बचाया जाना चाहिए, फिर उनको भी नहीं जाना चाहिए। और उनके नहीं जाने से जितना बचता उतना हमारे मेट्रो में चलने से नहीं बचने वाला है। तो वो नहीं जाकर के बचाते, हमें मेट्रो में चलने देते, या वो हम भी बचा लेते। तो प्रधानमंत्री खुद जो बचा सकते हैं, अगर वो जरूरी नहीं है या वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो हमारे बचाने से कितना बचने वाला है, उसी से समझ में आता है कि वो कितने सीरियस है, या हमसे जो बचत करने के लिए कहा जा रहा है वो कितना सीरियस मामला है। और वैसे भी जब लोगों की कमाई ही नहीं है तो बचत क्या करना। तो पहले तो कमाने की व्यवस्था होनी चाहिए थी, तो कमाने की व्यवस्था रोकने के तो तमाम उपाय किए गए हैं। मतलब उसमें विदेशी चंदा और दान लेना रोकने की जो व्यवस्था की गई है, या जो नियमों में परिवर्तन किया गया है, उससे विदेशी चंदा या दान नहीं मिलता है, जिससे तमाम एनजीओ बंद हो गए। तो एनजीओ बंद हो गए, उनका काम बंद हुआ, वो तो एक नुकसान है। दूसरा नुकसान ये है कि उसमें जो लोग सैलरी पा रहे थे उनको भी नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो सब बंद कर दिया गया है। तो वो तो
अगर वो कमाते तो बचत करते, वो तो कमा ही नहीं रहे तो वो बचत क्या करेंगे। लेकिन वो कमा नहीं रहे उसकी चिंता नहीं है, चिंता उसकी है कि जो यूट्यूब से वीडियो बना के कमा ले रहा है वो बचत करे। तो वो क्या साइकिल से चला जाए वीडियो बनाने या क्या करे? मतलब बहुत अजीब बात है जिसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसका सिर्फ एक मतलब यह है कि प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है कि आर्थिक स्थिति खराब है, और आर्थिक स्थिति जाहिर है एक दो दिन में खराब नहीं हुई है। वो 2016 की नोटबंदी, उसके बाद जीएसटी, उसके बाद जो इनके नियम कानून हैं जिसमें ये शामिल है कि विदेशी चंदा नहीं लेना और इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी चीजें, तमाम ऐसे कानून जिससे आप बिजनेस नहीं कर सकते, जिससे आप प्रोफेशन नहीं कर सकते, तमाम चीजें हैं और सब पर लिखा जाता रहा है, चर्चा होती रही है। तो उससे लोगों की कमाई कम हुई है, और कमाई कम करके अब आप कह रहे हैं कि बचत करिए। कोशिश ये होनी चाहिए थी, कम से कम की जानी चाहिए थी, होता नहीं होता वो अलग बात है, कि लोगों की कमाई कैसे बढ़े। तो कहा यह जाता रहा कि हम जापान से आगे निकल गए, कहा यह जाता रहा कि हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो गए। ये कभी नहीं कहा गया कि पर कैपिटा इनकम कितनी है, या कितने लोग बेरोजगार हैं, या कितने लोग भूखे सो रहे हैं। तो इस सब की बात ही नहीं हुई, कभी नहीं हुई। और 12 साल ये कहा गया कि प्रधानमंत्री सोते नहीं है, हवाई जहाज में ही रात काटते हैं ताकि होटल का पैसा बचे, वगैरह वगैरह, सब वो करते रहे। तो पैसे तो वो हमसे बहुत ज्यादा बचाते रहे। लेकिन सवाल ये है कि उन दौरों की जरूरत थी कि नहीं थी। तो जहां बचाना था वो बचाते रहे हैं, उसका प्रचार होता रहा है। लेकिन हमसे जब वो बचाने की अपेक्षा कर रहे हैं तो ये बताएं ना कि हम कमा कहाँ रहे थे जो हम बचाएं, और जब हम कमा ही नहीं रहे तो बचाएं क्या। और अगर 80 करोड़ जनता को आप मुफ्त राशन दे रहे हैं तो बचाना किसको है, और वो बचाने से कितना होगा? अगर वो बहुत ज्यादा है तो जाहिर है कि 80 करोड़ लोग कमा रहे होते तो क्या होता। तो इन 80 करोड़ लोगों के कमाने की व्यवस्था आपने नहीं की। जो बाकी के 20 करोड़ या 125 करोड़ लोग हैं जो वाकई कमा रहे हैं, उनसे बचत करवाना आपको जरूरी हो गया। तो और 80 करोड़ लोगों के कमाने की व्यवस्था करना जरूरी नहीं था, या आप कर नहीं पाए, जो भी है। तो आपने करने की चिंता नहीं की, जो भी हो, जो भी स्थिति हो। तो ये स्थिति में देश को पहुंचा देने के बाद इस पे चर्चा ना हो, तो इसलिए ऐसे ही मुद्दे छेड़ने पड़ेंगे, और ऐसे ही मंत्रियों को लगाना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है मैं तो जा रहा हूं, आप भी चलिए, और चलिए या ना चलिए, बात उस पर मत कीजिए, किसी और चीज पे कर लीजिए। तो यही हो रहा है। सर, हमने देखा कि वो थाली बचाकर कोरोना को भगाया गया, फिर लाइनों में लग के नोटबंदी के साथ आतंकवाद और भ्रष्टाचार और काला धन सब वापस आने की बात हुई, पर कुछ ऐसा दिखा नहीं है। अब इसके साथ बचत तंत्र आ गया है, लेकिन ये सब होने के बाद भी सरकार बड़ी तेजी से जीत रही है, हर जगह जीत रही है। तो ये भी कुछ चीज समझ में नहीं आती कि जनता तो परेशान है लेकिन वोट फिर डाल ही देती है। नहीं, जनता तो जीत रही है एसआईआर से, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी से, चुनाव आयोग की मदद से। और जो नहीं मानता वो ना माने, लेकिन अगर इससे नहीं जीत रही है तो ये करने की जरूरत क्यों थी? और जाहिर है खर्चा इस पे कम नहीं हो रहा है। जब वोटर लिस्ट को नॉर्मली रिवाइज किया ही जाता रहता है तो एसआईआर करने की जरूरत ही क्यों थी? और एसआईआर जो किया गया उसमें क्या कम पैसे खर्च हुए? और अब घोषणा हुई है कि बाकी के राज्यों में भी किए जाएंगे। पहले सिर्फ बिहार के लिए किया गया, जो गलत था सुप्रीम कोर्ट उसको सुना नहीं, माना नहीं, जो कुछ भी था उसका फायदा हुआ, और बीजेपी बिहार में जीत गई। उसको कंटिन्यू किया गया। बंगाल में जो जरूरत थी वो रिजल्ट आया, बाकी जो गलतियां हुई, गड़बड़ियां हुई, नहीं हुई, जो कुछ भी है, रिजल्ट ये आया कि बीजेपी जीत गई। पर्पस यही था, टारगेट यही था। तो अब वो इसीलिए किया गया, ये मैं क्यों नहीं कहूं, या मैं क्यों नहीं मानूं, या कोई क्यों ना माने, कि इसीलिए किया गया। और जाहिर है इसमें पैसे भी खर्च किए गए। तो जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है, वो बीजेपी नहीं जीत रही, चुनाव आयोग जीत रहा है, या बीजेपी को जिताया जा रहा है। जैसा ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है। तो बीजेपी जीत नहीं रही है। काम अगर उन्होंने कुछ किया होता तो बताते, और जाहिर है तब कहा जाता कि उससे जीतते। लेकिन वो ये सब नहीं करते, या बीजेपी ये सब नहीं करती है। बीजेपी कुछ हिंदू मुसलमान कर देगी, या कुछ इस तरह की चीजें कर देगी, और फिर कहा जाएगा कि उससे जीत गए। तो जो ये सब करते रहते हैं, जैसे कि बचत अभियान का बड़ा असर हुआ और इसलिए अगली बार जीत गए। तो ये सब होगा, ये सब किया जाता है, और ये सब नैरेटिव सेट करना ही काम है बीजेपी का। उसने यही किया है। तो मैं या कोई भी ये नहीं मानेगा कि बीजेपी अपनी लोकप्रियता से जीत रही है। और अगर लोकप्रियता से जीत रही होती तो ये सब करने की क्या जरूरत थी, खास करके तब जब बचत करने की बात हो रही है। और अब
चुनाव आयोग ने कहा है कि वो बाकी के राज्यों में भी एसआईआर करेगा। तो जब हमसे ये अपेक्षा की जा रही है कि मैं अपनी कार से ना जाऊं, मेट्रो से चला जाऊं, हालांकि मैं मेट्रो से ही जाता हूं या जाता ही नहीं हूं, मेरे पास कार अफोर्ड करने के पैसे नहीं है, सच्चाई यही है, फिर भी अगर मैं कभी जाना चाहता तो मुझसे ही अपेक्षा की जा रही है, जा सकता हूं तो मुझसे ही अपेक्षा की जा रही है कि मैं कार से ना जाऊं। लेकिन एसआईआर होगा जिसकी कोई जरूरत नहीं है, वो इसलिए हमारे लिए जरूरत नहीं है, लेकिन बीजेपी को जिताने के लिए जरूरत है, इसलिए होगा। तो काम वही हो रहे हैं जिससे बीजेपी को फायदा हो, और ये चीफ जस्टिस ने जो कहा है उसका भी यही मतलब है। जैसे 1991 का कानून है पूजा स्थल वाला, कि पूजा स्थल का मामला जैसे 1947 में था वैसा रहेगा। कौन सी बड़ी बात है या कौन सी गलत बात है या क्या उसमें अनुचित है? बहुत सामान्य सी बात है। और जाहिर है वो अयोध्या के मामले में के बाद किया गया था, तब ये समझ में आया था कि इससे किया जाए, और कोई भी भला आदमी, कोई भी ढंग से सोचने वाला आदमी यही करेगा। मैंने एआई से चेक किया कि क्या करना चाहिए, तो एआई भी कह रहा है कि हाँ यही करना चाहिए। तो एआई जो बता रहा है उतना भी नहीं किया जा रहा है, और भोजशाला का मामला उस कानून के बावजूद चल रहा है, और कहा गया कि वो हिंदुओं का था, मुसलमानों के कब्जे में होगा तो हिंदुओं का होगा, और इस तरह से चीजें बढ़ाई जाती है। और जाहिर है कि बदला नहीं जा सकता है, स्टेटस तो बदला नहीं जाएगा, लेकिन सर्वेक्षण होगा, उसमें विवाद होता रहेगा, उसकी चर्चा होती रहेगी। तो इसीलिए है वो कि हम मूल मुद्दों पे बात ना करें, हम ये बात करें कि भोजशाला हिंदुओं का है कि मुसलमानों का है, मंदिर था कि मस्जिद था, ये सब चर्चा होती रहे। लेकिन ये ना पता चले कि पर कैपिटा इनकम क्या है, वो कितना कम हो गया है, या जिसको जो नौकरी नहीं है वो लोग खाते हैं कि नहीं, क्या खाते हैं, और उनके कुपोषण या पोषण की स्थिति क्या है, उनके इलाज की स्थिति क्या है, सब पे कोई बात ही नहीं होती है। शिक्षा की स्थिति क्या है, उसमें बात नहीं होती है। यही चल रहा है, यही हो रहा है। तो जनता को इसकी चिंता नहीं है, उसको मतलब था कि हिंदुओं का भला हो रहा है, और हिंदुओं का जो भला हो रहा है उससे वो संतुष्ट है, तो कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे लोग अगर इसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं, तो जो राहुल गांधी ने कहा है कि हर जगह एक खास विचारधारा के लोगों को बैठा दिया गया है और वो खास तरह से फैसले कर रहे हैं, तो वो होता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिखाया एसआईआर के मामले में, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दिखाया भोजशाला के मामले में, और पहले से जो हम लोग देखते रहे हैं सीबीआई का यूज किया जाता है गवर्नमेंट के फेवर में या गवर्नमेंट के फेवर में डराने के लिए, या अरविंद केजरीवाल जैसे को परेशान करने के लिए। वो चीफ जस्टिस ने आज कह दिया कि अगर आप सवाल करोगे तो आपकी डिग्री की इंक्वायरी करवाएंगे, और इंक्वायरी करवाना ही परेशान कर देना। अगर डिग्री सही भी है तो अगर पवन खेड़ा को जैसे बैठा करके 10-10 घंटे पूछताछ की जा रही है, राहुल गांधी से पूछताछ की गई या वाड्रा से पूछताछ की गई, तो परेशान तो आपने कर दिया। और जो लोग सोनम वांगचुक की तरह जेल रहा है वो जेल रहा है, तो परेशान तो आप कर ही रहे हैं और डरा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो सब कुछ हो रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो सर हम ये भी समझना चाहते हैं, एक तरफ वो अगर हिंदुओं के लिए ही हित की बात है, तो जो बच्चों का नीट का पेपर हुआ, अभी एक बच्चे ने सुसाइड भी कर लिया, उसकी भी कोई जवाबदेही नहीं है। उसकी जवाबदेही तो छोड़िए, 2024 में जब लीक हुआ था तो सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना कि परीक्षा रद्द करने की जरूरत है, परीक्षा रद्द नहीं की गई। और अभी हाल में हम लोगों ने देखा, राहुल गांधी ने लिखा था कि नीट के उस समय के, नीट के नहीं, एनटीए के डीजी कहाँ हैं, तो पता चला उनको इनाम मिला है, और उसके बाद फिर चोरी हो गई, मतलब फिर पेपर लीक हो गया। तो उसमें इच्छा शक्ति अगर होती कहीं तो क्या सरकार रोक नहीं पाती? 56 इंची सरकार अगर चाहे कि पेपर लीक ना हो तो लीक कैसे हो जाएगा? और हुआ तो क्या कार्रवाई हुई? सीबीआई इंक्वायरी कर रही थी 2 साल में, उसने छोटे छोटे लोगों को तो पकड़ा, लेकिन डीजी को तो छूट मिल गई। और डीजी कह रहे हैं कि नीचे वाले ने चोरी करी, मैंने डीजी कहे या ना कहे, इस बार की चोरी में नीचे के लोगों को पकड़ा गया है। आज भी खबर है कि एक इनसाइडर पकड़ा गया है। जाहिर है वो इनसाइडर ही होगा, बाहर का आदमी कैसे कुछ कर सकता है? तो इनसाइडर को ही होना है, तो वो इनसाइडर अपने बॉस के, और बॉस किस लेवल के, बॉस के बॉस, बॉस के बॉस या बॉस ही, तो किसी न किसी के सहमति से तो नहीं कर रहा था, और बिना सहमति के कोई कैसे कर पाएगा? इस सारी चीजों के आलोक में लगता है कि छूट, चोरी करने की छूट दी गई है ताकि कुछ लोगों को फायदा हो। मैंने सोशल मीडिया पे ये चर्चा चल रही है कि बीजेपी के एक नेता ने कहा कि उनके परिवार के 5 लोगों का सिलेक्शन हो गया है। तो अगर बीजेपी के नेता के परिवार के 5 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, एक सर्वे, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या कोचिंग इंस्टीट्यूशन का सर्वे है कि जिनको अपने प्लस टू के एग्जाम में ज्यादा नंबर आता है, उनका
वहां सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, या यहाँ जितना नंबर आता है वहां जो नंबर आता है उसमें कोई तालमेल नहीं है। तो ऐसा क्यों है? अगर ऐसा ही सिलेबस है, अगर एक ही सिलेबस है और टेस्ट ऐसा है कि यहाँ वाले और वहां वाले में समानता नहीं है, तो वो तो देखा जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है और बड़ा गड़बड़ है। और अगर पिछले मैंने 24 में परीक्षा में गड़बड़ी हुई, लीक हुई और सरकार ने उसको कैंसिल नहीं किया, 25 में भी चर्चा थी, 25 में ही कहा गया कि 5 मेरे परिवार के 5 लोगों का हो गया। तो अगर शोर नहीं मचता है और कुछ खास लोगों तक ही क्वेश्चन पेपर पहुंचता है और उनको फायदा हो जाता है, तो वो 25 निकल गया। 24 में कुछ खास लोगों को फायदा हुआ लेकिन शोर मच गया था, तो कुछ लोगों को पकड़ के बंद कर दिया गया। और 26 में ये चर्चा की जा रही है कि पूरा रद्द कर दिया गया क्योंकि शायद ज्यादा हो गया, या जो भी कारण हो, अगर इसको रद्द कर दिया गया पूरा, तो 24 में जो हुआ था उसकी कार्रवाई नहीं हुई है, इसीलिए तो 26 हुआ। और नहीं तो 24 में ही अगर रद्द कर दिया गया होता तो अब 26 के बाद शायद नहीं होगा लीक, क्योंकि लोगों को पता रहेगा कि अगर लीक करेंगे हम तो परीक्षा रद्द हो जाएगी। तो ये 24 में नहीं किया गया, इसलिए 26 में लीक हुई, 25 में नहीं होने का कोई कारण नहीं है। नहीं तो नेताजी नहीं कहते कि मेरे 5 परिवार में 5 लोगों का हो गया। तो लीक हो रहा था और वो ज्यादा होते होते इतना ज्यादा हो गया कि आप उसको छिपा नहीं पाए या डिफेंड नहीं कर पाए, तो आपने बंद कर दिया। लेकिन आप कुछ लोगों को लीग का फायदा उठाने दे रहे हैं, वो फायदा अपने लोगों के सिलेक्शन भी है और पैसे कमाना भी है। जैसे खबर है या चर्चा है कि 30 लाख में किसी ने पेपर खरीदा। अगर मार्केट में वैल्यू है तो जाहिर है प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले मजदूर को 30 लाख रुपए जैसी चीज मिलेगी तो वो लीक कर सकता है। तो आपको सिस्टम ऐसा बनाना पड़ेगा कि या तो वो लीक ना कर पाए या लीक करे तो पकड़ा जाए। तो आपने वो सब नहीं किया है। और जो अगर कोई बिजनेस करना चाहे या उससे पैसे कमाना चाहे तो 30 लाख रुपए में क्वेश्चन पेपर खरीद के और 1-1 लाख रुपए में 100 लड़कों को बेच दे तो 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे। तो 30 लाख में खरीद के आपने 1 करोड़ में बेच लिया तो 70 लाख सीधे सीधे बचाए। और अगर 100 लोगों को आप बेच देंगे और वो कंट्रोल्ड होगा तो लीक की खबर ही नहीं होगी और आप भी पैसे कमा लेंगे और जो सिलेक्शन होगा वो तो राम भरोसे होगा। तो दोनों हो रहा है। हो सकता है सरकार का काम यही था कि इसको कंट्रोल करे, इसको व्यवस्थित करे, वो दोनों नहीं हुआ। आगे के भी कोई घोषणा नहीं है, कोई आश्वासन नहीं है, लेकिन चल रहा है। और इंजीनियरिंग में शायद पैसा नहीं है इसलिए इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं होता है, लेकिन नौकरी की तमाम परीक्षाओं में पेपर लीक होता है और 10 साल से लीक हो रहा है, कई पेपर लीक हुए हैं। तो सरकार अगर इतना जरा सा काम नहीं कर सकती कि बच्चों की परीक्षा की एफिशिएंसी या उसकी पवित्रता को सुनिश्चित कर सके, तो सरकार क्या कर रही है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर किसी को उससे मतलब ही नहीं है या परवाह ही नहीं है, अगर भारत को हिंदू राष्ट्र ही बनाना है, तो जाहिर है उसके लिए इन सब चीजों की बड़ी बात नहीं है। और वो हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं और हिंदू राष्ट्र की ओर हम बढ़ते दिख रहे हैं, तो वो इसलिए खुश होंगे, इसलिए वोट दे रहे हैं। ये भी हो सकता है। और जाहिर है ये मुख्य न्यायाधीश को तो समझ में आ ही रहा है, चुनाव आयुक्त को समझ ही में आ रहा है। उनको नहीं समझ में आ रहा होगा ऐसा तो होगा नहीं। तो जो राहुल गांधी का आरोप है कि खास विचारधारा के लोगों को खास जगहों पे बैठा दिया गया है, तो खास जगहों पे बैठा करके हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं और खास जगह पे अपने लोगों को बैठा के पैसे कमा रहे हैं, उनको कमाने का मौका दे रहे हैं। तो दोनों चीजें हो रही हैं। जो सरकारी पुरस्कार और सरकारी पद से जो इनाम दिया जाता है वो दिया ही जा रहा है, वो भी दिखाई दे रहा है। और इस तरह से अपने लोगों को कमाने की व्यवस्था की गई है, वो भी एक चीज है। तो दोनों चल रहा है साथ साथ। इसमें कहीं कुछ अब छिपा हुआ नहीं है या छिपाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा भी मुझे नहीं लगता। सर, पर ये मणिपुर पे अभी तक कोई बयान नहीं आता। अभी हमने देखा कि पिछले कुछ दिन पास्टर्स को भी मार दिया गया, फादर को किया गया। हिंसा बढ़ती जा रही है और कभी सरकार की तरफ से ना किसी कोर्ट की तरफ से कोई सख्त ना ऐलान हुआ है। ये कब कंट्रोल होगा? वो नहीं होगा क्योंकि जरूरत नहीं है। अगर सरकार को जरूरत नहीं है उसकी, सरकार को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, या सरकार चाहती है कि एक वर्ग दूसरों को मार दे या लड़ मरे, खत्म हो जाए, दोनों खत्म हो जाए, कोई एक खत्म हो जाए, सरकार को फर्क नहीं पड़ता है। या सरकार चाहती है कि कोई एक खत्म हो जाए और जिसको खत्म करना चाहती है वो खत्म हो रहा है, तो जाहिर है सरकार कुछ नहीं करेगी। कुछ नहीं कर सकती है वो अपनी जगह है। लेकिन अखबारों में खबर छप रही होती, चर्चा हो रही होती, तो उसका सरकार पे दबाव जरूर पड़ता है। तो चूंकि खबर ही नहीं छपती तो उसका दबाव नहीं पड़ता है, या जब खबर छपती है तो सरकार दूसरी खबर ले आती है। तो इस तरह से जैसे आज ये बड़ी खबर थी कि चीफ जस्टिस ने क्या कहा, तो लेकिन खबर आज भोजशाला की आ गई और भोजशाला भी तो खैर कम छपा है,
उससे ज्यादा छपा है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई या डीजल की कीमत बढ़ गई। पेट्रोल डीजल की कीमत तो बढ़नी ही थी, घोषणा हो चुकी थी, सबको पता था कि इलेक्शन के बाद बढ़ेगा। आज खबर यह है कि पेट्रोलियम कंपनीज ने उस वृद्धि को लागू कर दिया है। तो जाहिर है कि ये खबर उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन इस खबर को ही सबसे ज्यादा महत्व मिला, मतलब ज्यादातर अखबारों में। तो ऐसे ही चल रहा है, मेन लाइन मीडिया ऐसे ही काम करता है, ऐसे ही चल रहा है। तो मणिपुर सरकार के एजेंडा में नहीं है। मणिपुर में दंगा कराने का आरोप उस समय के मुख्यमंत्री पे था, उनकी आवाज का सैंपल दिया जाना था। जो शुरुआती जांच थी उसमें कहा गया था कि उन्हीं की आवाज है, बाद में उन्होंने उसको चैलेंज किया, फिर सैंपल दिया कि नहीं दिया गया, जांच का क्या हुआ आज तक कोई नहीं जानता है। तो मणिपुर कैसे चल रहा है वो सब लोग देख रहे हैं, लेकिन उससे किसी को मतलब नहीं है, क्योंकि ये सरकार रहेगी तो यही हिंदू राष्ट्र बनाएगी। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जरूरी है कि इन सब बातों पे चुप रहा जाए। तो इन सब बातों पे लोग चुप है, और जो बोलते हैं वो हमारे जैसे हैं या बेवकूफ है। तो उन लोगों को बेवकूफ, देशद्रोही आदि आदि के कैटेगरी में रख दिया गया है। हम सब लोग उन कैटेगरी में हैं, और बाकी जो देशभक्त हैं या हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं या कट्टर हिंदू हैं, जो कुछ भी है, वो लोग अलग हैं, जो सरकार का समर्थन कर रहे हैं, सरकार के पक्ष में काम कर रहे हैं। उसमें जिसको इनाम मिल रहा है वो भी देख रहे हैं हम लोग, और जो पद के लिए पा रहा है वो भी देख रहे हैं, जिसको बच्चों को लाभ मिल रहा है वो भी देख रहे हैं। सब कुछ सामने है, कुछ छिपा हुआ नहीं है, और हिंदू राष्ट्र के लिए सब लोग देख रहे हैं और सब लोग ताली बजा रहे हैं। सर बस चलते चलते सीजीआई साहब ने जो कहा है उसका किस पर असर ज्यादा पड़ेगा, इसको जरा समझा दीजिए, क्या कहा है और किस संदर्भ में वो बात कही गई। एक याचिका किसी ने दायर की थी, जो लॉ का लॉयर हैं, और उन्होंने आरटीआई और या जो भी सरकारी नियम है या सरकारी सुविधा से जो उनका हक है वो उन्होंने मांग की थी। तो लेकिन जो सीजीआई ने कहा है उसका मतलब यही है कि आरटीआई आप दायर करके लोगों को परेशान करते हैं। मोटा मोटी इसका मतलब यही है कि आरटीआई दायर करके सरकार को परेशान करते हैं, सिस्टम के अगेंस्ट में जाते हैं। आरटीआई कानून सरकारी है, ठीक है कि पहले वाली सरकार ने बनाया था, और आपको वो पसंद नहीं है। बीजेपी की सरकार ने आरटीआई का जो किया है वो सबको पता है, लेकिन आरटीआई के अपने फायदे हैं, और कांग्रेस ने दिया था तो उसकी तारीफ करने की बजाय कि कांग्रेस ने वो कानून बनाया और कांग्रेस ऐसा कानून दे सकती थी जनता को, उसने दिया, आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ये सरकार की इनएफिशिएंसी है। और सीजीआई कह रहे हैं कि वो जो कर रहा है वो कॉकरोच है और क्या क्या है। तो जाहिर है सीजीआई भी वही कह रहे हैं जो सरकार चाहती है कि सवाल मत करो। और कांग्रेस ने ये सुविधा दी थी कि आपको जहां पूछना है वहां पूछे। मैंने झारखंड सरकार के लिए, और सरकारें सब एक है उसमें भी नहीं, झारखंड में बीजेपी की सरकार है, मैंने झारखंड सरकार के लिए 23 या 24 में कुछ अनुवाद का काम किया था, जिसके पैसे मुझे नहीं मिले अभी तक। कई बार मांगता रहा, चिट्ठी लिखता रहा, फोन करता रहा, सब कुछ करने पे, मेरे पास काफी दबाव डालने पे, चूंकि मैं हूं, कर सकता हूं, इसलिए मैंने सब किया, लेकिन मैंने कुछ अनुचित नहीं किया, जो नियम से मैं कर सकता था उतना ही किया। तो उसमें मेरे पास ये चिट्ठी आई कि आपका आधा पैसा इसलिए काटा गया कि अनुवाद ठीक नहीं था। तो अगर मेरा अनुवाद ठीक नहीं था तो पहले मैंने जो किए थे वो कैसे ठीक था, और मुझे दूसरा काम क्यों मिला? ये पहला एक ही काम नहीं है, तो पहले के काम का पैसा मिला, दूसरे का नहीं मिला। तो चलिए ठीक है, उस मामले को समझने के लिए उन्होंने कहा कि हमने स्पेशलिस्ट से चेक कराए। तो मैंने एक आरटीआई डाल के पूछा कि स्पेशलिस्ट कौन था, उसका अपॉइंटमेंट कब हुआ, उसका अपॉइंटमेंट किस शर्त पे हुआ, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किस था। तो मेरी मंशा थी कि ये सब मैं जानूं और उनसे पूछूं, और ये बजट कितने का था, कितने का प्रोजेक्ट था, कितनों से काम कराएगा, कितने पे, इस तरह का सवाल। तो पहला आरटीआई का ही जवाब नहीं आया, और जवाब जो आया गोलमोल आया। और सरकारी कानून ऐसा है कि मुझे उसके लिए रांची जाना पड़ा। कल या परसों मैं रांची से लौटा हूं, और सिर्फ उसी के लिए जाना पड़ा, आरटीआई के लिए, जिसमें मुझे कोई पैसा नहीं मिलना है, वो मेरे काम का पैसा नहीं है। लेकिन चूंकि वहां वो पैसा नहीं मिला है और उसके लिए मुझे लड़ने के लिए जानकारी चाहिए, और आरटीआई से वो मिल सकता है, तो मैंने आरटीआई फाइल की, तो उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे जाना पड़ा। तो ये है आरटीआई की हालत इस सरकार में। इस सरकार से मेरा मतलब झारखंड की सरकार से भी है, जो बीजेपी की नहीं है। तो जनता को आप कैसे परेशान कर रहे हैं, या आरटीआई कानून का फायदा नहीं मिल रहा है, ये चीफ जस्टिस को नहीं पता है, या चीफ जस्टिस उसको हमारे फायदे की चीज की तरह नहीं देख रहे हैं, वो ये दिख रहे हैं कि हम सरकार को परेशान कर रहे हैं। जाहिर है हम सरकार को परेशान कर रहे हैं, लेकिन उसने मेरा पैसा नहीं दिया है, और इससे पता चल रहा है कि वहां भ्रष्टाचार होगा, कुछ गड़बड़ी होगी, पता नहीं कितने लोगों से काम करवा के पैसे नहीं दिए, या सरकार कोई काम करवाए किसी को पैसा क्यों नहीं दे।
और जब मांगा जाए तो 2 साल बाद पैसे दिए और कह दे कि आपका इसलिए काट लिया और पहले बताया ही नहीं कि आपका अनुवाद खराब है। तो ये सारी चीजें तो हैं, रहेंगी। तो इसको देखने सुनने वाला कोई नहीं है, और सिर्फ बीजेपी में नहीं, झारखंड सरकार में भी नहीं है। तो ये हालत है। और ये जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तो दोनों को देखना है, उनको सिर्फ बीजेपी ने वहां भी देखना है। लेकिन उनसे मैं क्या बोलूं जब वो कह रहे हैं कि आरटीआई डालने वाले का वो इंक्वायरी करवाएंगे, तो मेरे पीछे सीबीआई इंक्वायरी लगवा देंगे। तो मैं डरता रहूं, मैं नहीं डरूंगा, वो अलग चीज है। लेकिन उनका मकसद मुझे यही लगता है कि जो लोग बड़ा उछल रहे हैं या जो लोग सरकार के खिलाफ हैं या सिस्टम के खिलाफ है, उनको डरा धमका के चुप कर दिया जाए, और वो सरकार की तरफ से ये काम करते हुए दिखाई दे रहे। सर बस चलते चलते ये जो अभी जज साहिबा को हटा दिया गया है केस से, या वो हट गई हैं और वो केजरीवाल के केस पे अब नहीं करेंगी, लेकिन एक केस उन्होंने डाल दिया है, तो यह केजरीवाल की परेशानी हल हुई है कि और बड़ी है? केजरीवाल की परेशानी जैसे थी वैसे ही है, मैं उसको वैसे ही कहूंगा। वो अभी सीबीआई से या सरकार के चंगुल से मुक्त नहीं हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपना केस साबित कर दिया कि उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, उनको फंसाया जाएगा। और अगर ये अवमानना के मामले में कोई सजा देती है तो केजरीवाल अपनी बात साबित कर पाएंगे या वो बात साबित हो जाएगी। तो मैं इसको ऐसे देखता हूं कि सरकार का या सीबीआई का लक्ष्य था कि केजरीवाल को किसी तरह फंसाना है या केजरीवाल को किसी तरह कंट्रोल करना है। भ्रष्टाचार के मामले में नहीं कर पाए तो अब अवमानना के मामले में करने की कोशिश की जा रही है, और भ्रष्टाचार वाले मामले में नहीं कर पाए, उससे जो नुकसान हुआ था पूरे सिस्टम का, उसको कंपनसेट करने के लिए या उसको पर्दा डालने के लिए अवमानना के मामले की कार्रवाई की जा रही है। तो केजरीवाल ना फंसे हैं ना बरी हुए हैं, वो जैसे थे उसी स्थिति में है। लेकिन अभी तक जो हुआ है वो ज्यादातर उनके फेवर में होता दिख रहा है, और आगे अगर उनको सजा हो ही गई तो उनके फेवर में ही होगा वो भी, क्योंकि उससे भी साबित होगा कि वो जो कह रहे थे कि मुझे फंसाया जा रहा है, इंटेंशनली फंसाया जा रहा है, वो साबित हो जाएगा, उनको फंसा ही दिया गया। और अगर नहीं सजा देंगी तो जज साहिबा ने किस लिए शुरुआत की थी वो जाने। तो जाहिर है सजा होने ही वाली है, और मानना के मामले की सुनवाई अगर उन्हीं के खिलाफ मामला था, उन्हीं को सुनवाई करनी है, तो जाहिर है कुछ ना कुछ सजा होगी, और जो सजा होगी उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिर उस समय के उस पर निर्भर करेगा कि तब क्या होता है। लेकिन अभी केजरीवाल बचे नहीं है, और जो वो कह रहे थे या जो आरोप लगा रहे थे वो साबित होता दिखाई दे रहा है। आगे क्या होगा उससे पता चलेगा कि केजरीवाल बचे कि नहीं बचे, या बचेंगे तो वो तभी जब सुप्रीम कोर्ट से हो जाएगा कि मामला खत्म हुआ। अभी जैसे उन्होंने कहा था कि मैं प्रेजेंट नहीं होऊंगा, तो प्रेजेंट नहीं होते जो भी फैसला आता है उसको फिर सुप्रीम कोर्ट में तो चैलेंज किया ही जा सकता था। भले सुप्रीम कोर्ट ये कह देता कि आप चूंकि प्रेजेंट ही नहीं हुए थे इसलिए आपका हम यहाँ भी नहीं सुनेंगे, तो वो सुप्रीम कोर्ट जब कहता तब कहता। लेकिन अभी उन्होंने रिक्लूज कर दिया, इसका मतलब वो ये तो मान रही है कि केजरीवाल के एलिगेशन में या मांग में दम है। तो इसलिए अब उस पर अवमानना की कार्रवाई करने का कोई मतलब मुझे नहीं समझ में आता, या मैंने बाकी जो लीगल लोगों का जिसका भी देखा है वो भी यही कहते हैं कि अवमानना की कार्रवाई का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो बताया वो फैक्ट है। तो फैक्ट, और कहा आपने कि बताओ, नहीं तो इन्होंने कहा था कि मैं रिक्लूज करने के लिए एप्लीकेशन दूंगा, ये कहते कि नहीं ठीक है मैं रिक्लूज कर जाती हूँ, तो ये सब बताया ही नहीं जाता, तो अवमानना होती ही नहीं। तो इन्होंने कहा कि नहीं बताओ, तो उन्होंने बताया, तो बताया तो अवमानना कैसे होगी, इन्होंने तो पूछ के बताया है। तो मुझे नहीं लगता कि अवमानना है। लेकिन अब वही है कि उनके पास अधिकार है, तो वो अपने अधिकारों का कैसे उपयोग करती है, क्या होगा वो बाद की बात है। जो आपका कहना है कि उनकी मुश्किलें उसी की तरह कायम है, लेकिन ये तय है कि प्रधानमंत्री ने मान लिया कि देश इस वक्त आर्थिक संकट में आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और समझाया कि क्या असली मुद्दे चल रहे हैं। इसी तरह की चर्चाएं दास स्वतंत्र पर जारी रहेंगी। अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाजत दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।